हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भरत खंडेलवाल। और आज अपन चैप्टर नंबर 6 जो है लाइफ प्रोसेस, इसका नेक्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है। और हम लोगों ने जो न्यूट्रिशन इन प्लांट जो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका था। और अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपके हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सो हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है और किस तरीके से एनिमल अपना फूड प्राप्त करते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाउ सी व्हाट डू यू मीन बाय हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो यू कैन सी द हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म आपके प्लांट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड प्राप्त करता है। हम लोग सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा न्यूट्रिशन प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, फूड प्राप्त करता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म को अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहना पड़ता है। अब दूसरा ऑर्गेनिज्म जिस पर वो निर्भर है वो कोई भी आपके प्लांट हो सकता है, कोई भी आपके एनिमल हो सकता है। क्लियर? लेकिन अगर मैं सही तरीके से कहूं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो हमेशा ही प्लांट पर निर्भर होता है। अब ये कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट निर्भर है या फिर वो इनडायरेक्ट निर्भर है, क्योंकि अगर कोई एनिमल, जैसे कि आप अगर लायन की बात करते हैं और लायन डियर से फूड प्राप्त कर रहा है, तो डियर बेसिकली फूड कहां से प्राप्त कर रहा है? प्लांट से प्राप्त कर रहा है। सो दैट मीन्स लायन इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट। सो ऑल द ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, या तो वो प्लांट से फूड प्राप्त कर रहा है या फिर वो आपके क्या कर रहा है, ऐसे एनिमल से प्राप्त कर रहा है फूड जो प्लांट पर निर्भर है। तो हम लोग कुल मिला के आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर निर्भर होते हैं? प्लांट्स पर ही निर्भर होते हैं। सो हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इन्हें अपने भोजन के लिए प्लांट पर ही निर्भर होना पड़ता है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। अब आप देखें, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। यू कैन सी यहाँ पर 3 तरीके के हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कौन सा है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा आपका जो है वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। कौन सा है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा जो है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, एक एक करके इनको समझते हैं क्या होता है। सो सी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच organism get their food from dead and decaying organism. The first point जो यहाँ पर आपको समझना है कि एक ऐसा न्यूट्रिशन प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म है ना अपना खाना किससे प्राप्त करता है? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से प्राप्त करता है। ठीक है, जो डेड है, मरा हुआ कोई सब्सटेंस है, दैट मीन्स कोई या तो प्लांट की कोई डेड पार्ट है या कोई एनिमल का डेड पार्ट है या आपके कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड हो चुके हैं, मतलब कहीं ना कहीं डेड डिकेइंग मटेरियल से मरे हुए या एक डिकेइंग जो सड़ी गली जो वस्तुएं होती है उनसे अपना भोजन प्राप्त करने वाले जो होते हैं, दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दे ब्रेक डाउन देयर फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी। द इम्पोर्टेंट थिंग कि ये अपने फूड मटेरियल को, जो जैसे हम लोग जो है खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी के अंदर ब्रेक होता है, लेकिन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे अपना फूड का डाइजेशन अपनी बॉडी के कहाँ करते हैं? बाहर करते हैं। और उसके बाद जो काम की चीजें होती है उसे ही वो लोग क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर चीज? तो आई थिंक सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। 2 इंपॉर्टेंट थिंग, पहला वो अपना भोजन डेड डिकेइंग मटेरियल से प्राप्त करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा वो अपने भोजन को, अपने फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर ब्रेक करके और उसके बाद वो क्या करता है? उसमें से जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन सा आते हैं? जैसे मशरूम आता है, ब्रेड मोल्ड आते हैं, ईस्ट है, कुछ बैक्टीरियाज हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। आप ये सभी देखते होंगे, ये सब किस जगह देखने को मिलते हैं? जो आपकी चीजें आपके खराब हो चुकी है, जो डेड है या फिर डिकेइंग सब्सटेंस है, उनके ऊपर ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इसका मतलब इनका भोजन जो है ये डेड डिकेइंग मटेरियल होता है। क्लियर? तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो डेड डिकेइंग मटेरियल से भोजन प्राप्त करे और फूड को बाहर ब्रेक करके उसमें से रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट को ही एब्जॉर्ब करते हैं।
क्लियर? एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट एंड बैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सेकंड जो है वो आपका कौन सा है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है? द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड होस्ट विदाउट किलिंग देम। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करता है, वो भी उसे बिना मारे, अगर बिना मारे वो किसी से भोजन प्राप्त कर रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा न्यूट्रिशन कर रहा है? वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कर रहा है। आप लोग जानते होंगे, जैसे हमारे बेड बग आता है या हमारे सर पे जो लाइस वगैरह जो होती है, ये क्या होते हैं? ये आपके बॉडी पर रहते हैं, आपसे अपना भोजन भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको मारते नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड प्राप्त तो करना है, लेकिन उसके लिए उसे किल नहीं करना है, उसे मारना नहीं है। ध्यान रखें, उसे किल नहीं करना है, बिना मारे उससे भोजन थोड़ा थोड़ा प्राप्त करते रहो। इस तरीके का न्यूट्रिशन रखने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनका प्रोसेस क्या कहलाएगा? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। क्लियर चीज? इसमें आपके दो तरीके के पैरासाइट माने गए हैं, एक प्लांट पैरासाइट और दूसरे एनिमल पैरासाइट। प्लांट पैरासाइट जो प्लांट की बॉडी पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और एनिमल पैरासाइट जो एनिमल की बॉडी पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्लांट पैरासाइट में जैसे कस्कुटा ऑर्किड्स आप देख सकते हो। कस्कुटा ऑर्किड्स जो हैं ये आपके प्लांट पैरासाइट है, ये दूसरे प्लांट पर निर्भर होते हैं और ये उन्हीं के ऊपर डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं और वहां से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे आपके एनिमल पैरासाइट। एनिमल पैरासाइट वो होते हैं जो एनिमल की बॉडी पर रह करके क्या करे? अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। जैसे टिक्स है, लाइस है, लीचेज हैं, राउंड वॉर्म है, टेप वॉर्म है, प्लाज्मोडियम है, ये सब आपके एनिमल की बॉडी से अपना भोजन प्राप्त करने वाले हैं। इसमें भी वापस आपके दो कैटेगरी हो जाती है। एक होती है आपके एंडोपैरासाइट और दूसरी होती है आपके एक्सोपैरासाइट। अब क्या फर्क होता है इन दोनों में? एंडोपैरासाइट वे होते हैं जो बॉडी के अंदर रह करके भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। एंडोपैरासाइट जैसे मैं कहूँ, ये टेप वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, प्लाज्मोडियम है, ये हमारी बॉडी से भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन कैसे? ये हमारी बॉडी के अंदर जा करके भोजन प्राप्त करते हैं। और कुछ होते हैं आपके एक्सोपैरासाइट, जैसे ये लीचेज हैं, टिक्स है, लाइस है, ये सब बॉडी के बाहर रह करके आपकी बॉडी से क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से दो कैटेगरी और आपके आ जाती है। अगर लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर रह करके उससे फूड लिया जा रहा है तो एंडोपैरासाइट, और लिविंग बॉडी के सरफेस पे रह करके उससे भोजन प्राप्त किया जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड योर एक्सोपैरासाइट। क्लियर चीज? तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, यहाँ एक और चीज आप लोग देख लें, यहाँ एक वर्ड है होस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द होस्ट? होस्ट किसे कहते हैं? होस्ट मतलब आपके जिस बॉडी से भोजन प्राप्त किया जा रहा है, जैसे ये एक बॉडी है और इसके ऊपर आपके एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म इस पे रह करके इससे अपना भोजन क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? होस्ट हो गया। और जो भोजन प्राप्त कर रहा है वो क्या हो गया? वो पैरासाइट हो गया। क्लियर? तो होस्ट और पैरासाइट आई थिंक इजीली समझ में आ जाएगा। होस्ट वो जिसकी बॉडी से भोजन प्राप्त किया जा रहा है, और पैरासाइट वो जो दूसरे की बॉडी से भोजन प्राप्त कर रहा है बिना उसे मारे। क्लियर? चलिए, नाउ नेक्स्ट है आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन? होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। अब क्या होता है कि वे और वो न्यूट्रिशन प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? फूड को पूरा अपनी बॉडी के अंदर लेगा और अंदर लेकर के उस फूड का डाइजेशन करेगा, और उसके बाद उसमें से जो न्यूट्रिएंट होंगे उसे एब्जॉर्ब करेगा। तो ध्यान रखें, फूड को पूरा बॉडी में लिया जाता है, बॉडी के अंदर ही ब्रेक किया जाता है और उसके बाद उसमें से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाता है। इस तरीके का प्रोसेस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, दे आर इस तरीके का प्रोसेस जो होता है जिनके अंदर, उनके प्रोसेस को हम बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा प्रोसेस इसी तरीके का है। तो ह्यूमन जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाला ऑर्गेनिज्म है। मोस्ट ऑफ ऑल बड़े ऑर्गेनिज्म जितने भी हमें दिखते हैं कि सारे आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन ही आपको करते हुए मिलेंगे। मोस्ट ऑफ ऑल आप देख लें, आपके आसपास जो बर्ड्स हैं या दूसरे जो एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, पैरामीशियम है, अमीबा है, ये सब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये अपना भोजन क्या करते हैं? दूसरे से प्राप्त करते हैं, लेकिन दूसरे को एक तो किल करते हैं, है ना। आपके सेप्रोफाइटिक जो न्यूट्रिशन था, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या हो रहा था? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा था कि दूसरे से भोजन प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन
उसे बिना मारे लिया जा रहा है। सेप्रोफाइटिक में क्या हो रहा था, भोजन प्राप्त किया जा रहा है लेकिन डेड डिकेइंग मटेरियल से किया जा रहा है और उसे बॉडी के अंदर नहीं लिया जा रहा है, बॉडी के बाहर ही उसे डिकम्पोज हो रहा है। होलोजोइक के अंदर आप समझ पा रहे हैं, फूड को पूरा बॉडी के अंदर लिया जा रहा है, बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट किया जा रहा है, फिर उसमें से जो न्यूट्रिएंट है उन्हें एब्जॉर्ब किया जा रहा है और वेस्ट जो होगा उसे बॉडी से बाहर भेज दिया जाएगा। क्लियर? सो इस तरीके का न्यूट्रिशन रखने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर? तो इस तरीके से हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो तीन तरीके के हो जाते हैं। पहला आपके सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वाले, फिर आपके पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वाले और फिर है आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले। सो आई थिंक आपको ये तीनों जो टाइप है वो समझ में आ गए होंगे और आपको स्पेशली जो समझना है वो है ह्यूमन के बारे में कि ह्यूमन कौन सी कैटेगरी में आता है, ह्यूमन होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है। अब आपके हम लोग जो अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस किस तरीके से होता है उसको पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक यूनिसेलुलर जो छोटा ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर फूड लेने का तरीका क्या है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ अमीबा। अमीबा एक आपके क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड आपके किस तरीके से प्राप्त करता है वो समझते हैं। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर ये अमीबा दिखाया गया और इस अमीबा के आसपास जब फूड पार्टिकल आता है तो अमीबा क्या करता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट करके इस फूड को क्या करता है, घेरने की कोशिश करता है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो ये क्रिएट कर रहा है दैट इज कॉल्ड योर स्यूडोपोडिया। उसे क्या कहा जाएगा, स्यूडोपोडिया कहा जाएगा। जैसे ही ये आपके फूड को एक तरीके से पूरा घेर लेता है, फूड को अंदर लेता है, तो फूड जो है वो बेसिकली आपके कहाँ चला जाता है, फूड वैक्यूल में चला जाता है। और इस तरीके से आपके जो ये फूड वैक्यूल है इसके अंदर जब फूड आ जाता है, एक तो इसको हम लोग बोलेंगे फेगोसाइट, फेगोसाइटिक टाइप का प्रोसेस हो गया ये, ठीक है। तो ये फेगोसाइटिक टाइप का प्रोसेस है कि फूड को पूरा का पूरा अंदर लेकर के उसे डाइजेस्ट किया जाएगा। अब ये यहाँ पर उसे डिकम्पोज करेगा खाने को, उसमें से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा और जो वेस्ट होगा उसे वापस सरफेस पे ला करके उसमें से क्या कर देगा, वेस्ट को बॉडी से बाहर भेज देगा। तो ये जो प्रोसेस है ये आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर चलता है। आप देखें मैं स्टेप्स आप लोगों को बता देता हूं। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो मोस्टली आपको वाटर के अंदर मिलेगा। ये आपके फूड को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट करता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। क्या बोलते हैं उसको, सीडोपोडिया। फिर इसके बाद ये उस फूड को पूरा घेर करके उसे अपने अंदर ले लेता है और किसके अंदर डाल देता है, फूड वैक्यूल के अंदर डाल देता है। उसके बाद फूड वैक्यूल के अंदर ही ये फूड जो है वो आपके डाइजेस्ट हो जाता है और फिर उसमें से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपके क्या होगा, वापस अमीबा के सरफेस पे आएगा और बॉडी से बाहर या अमीबा की सेल से बाहर भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपके न्यूट्रिशन जो अमीबा के अंदर है वो ये इन फॉलोइंग स्टेप्स के थ्रू होता है। एग्जाम में कई बार ये डायग्राम के साथ इसके बारे में पूछा जाता है, इसमें ये क्वेश्चन वगैरह आपके इससे रिलेटेड कई बार आ जाते हैं। इसमें कई बार ये डायग्राम दिया जाता है और लेबलिंग आपको करनी होती है। इस सीडोपोडिया पे भी क्वेश्चन रहता है कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया जा रहा है ये क्या है, ये पूछा जाएगा आपको। क्लियर? एक कंप्लीट डायग्राम में और बताता हूँ थोड़ा डिटेल में, आप देख सकते हो। ये डायग्राम आप देख लें। इस डायग्राम के अंदर आप देखें एक अमीबा बताया गया, ये इसका न्यूक्लियस बताया गया। जैसे फूड पार्टिकल इसके चारों तरफ आया, इस अमीबा ने क्या किया, उसके दोनों तरफ सीडोपोडिया का फॉर्मेशन किया। सीडोपोडिया के द्वारा उसने उस फूड को घेर करके फूड वैक्यूल के अंदर ले लिया। तो ये प्रोसेस हो गया इंजेशन, ठीक है, इंजेशन हो गया जिससे फूड उसकी बॉडी के अंदर आ गया। फिर आप देखें कि ये जो फूड है जब अंदर आ गया तो इसका क्या होगा, अंदर ही डिकम्पोजिशन होगा और इसमें से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर बचा हुआ जो वेस्ट है वो वापस सरफेस तक आता है और आपके इसकी बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है। तो इसे बोलते हैं इजेशन। तो इस तरीके से आपके अमीबा के अंदर जो फूड प्राप्त करने का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो इस फॉलोइंग स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहे तो आप लोग इजीली बता सकते हैं। डायग्राम बनाना थोड़ा सा सीख लीजिएगा, पूछा जाता है। नाउ सी नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी इस
से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं कह दूं कि आपको इस सिस्टम को पढ़ने के साथ साथ इसका जो डायग्राम है इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं जो वीडियो है, वीडियो के साथ ही आपको इसका जो पूरा डायग्राम बनाने का क्या प्रोसेस है वो एक वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग उसको डायग्राम बनाने की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। बहुत ही इजी स्टेप्स दिए गए हैं। अब आप देखें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के बारे में हम लोग समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखें हमने अमीबा के अंदर भी देखा था, तो वहां किसी भी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था, क्योंकि वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती फूड को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ह्यूमन इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, काफी बड़ी एक साइज होती है बॉडी की, लाखों करोड़ों आपकी बॉडी के अंदर सेल होती है, और उनको न्यूट्रिशन पहुंचाना है, उन तक उस खाने को पहुंचाना है, तो ये इतना आसान नहीं है। सो फॉर दैट हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है जिसके द्वारा फूड आपकी बॉडी के अंदर आएगा, डाइजेस्ट होगा, उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होंगे और हर सेल तक पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, नाउ सी आप देखें इसमें इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स इन दो से बना हुआ होता है। हम हमारे अगर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर समझने की कोशिश करें तो वी कैन क्लासिफाई इट इनटू टू पार्ट। एक आपका एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगा, दूसरा आपके इसमें ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कौन सी? वी कैन से देम डाइजेस्टिव ग्लैंड। हम इन्हें क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो डाइजेशन में एक हेल्प करती है। तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स के अंदर समझा जा सकता है। एलिमेंट्री कैनाल किसे कहा जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली द पाथ ऑफ फूड। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? पाथ ऑफ फूड, कि खाना डाइजेस्टिव सिस्टम की जिस हिस्से से पास होता है उस हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। पाथ ऑफ फूड, फूड का जो पाथ रहेगा और उसमें जो जो ऑर्गन आएंगे, जहां जहां से फूड पास होगा, दैट ऑल पार्ट कंसिस्ट योर एलिमेंट्री कैनाल। वो आपके कॉम्बाइंडली क्या बनाएंगे? एलिमेंट्री कैनाल का काम करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल बनाने का काम करेंगे। इसके साथ आपके जो ग्लैंड्स को, या हम ये कह लें कि कुछ ऐसे पार्ट जो आपके डाइजेशन के लिए कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं और फूड को ब्रेक करने का काम करते हैं या फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे पार्ट जो आपके एंजाइम सीक्रेट करके फूड को ब्रेक करवाते हैं, फूड को डाइजेस्ट करवाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, लीवर इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, पैनक्रियाज इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, स्टमक की वॉल में आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। तो ये सारी आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड की कैटेगरी में आती है। क्लियर चीज? सो नाउ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे हमें डिटेल में पढ़ना है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये दो पार्ट मिल करके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब समझे एलिमेंट्री कैनाल के मेन कौन कौन से पार्ट है। आप इस फिगर में देख लीजिए वापस एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपके माउथ, उसके बाद इसोफेगस, फिर आपके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये जो सारे पार्ट है, ये सारे पार्ट आपके क्या है? एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। मतलब ये वे हिस्से हैं जहां से फूड आपका पास आउट होता है। खाना पहले माउथ में आता है, उसके बाद इसोफेगस में आता है, फिर स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर रेक्टम में जाता है, फिर एनएस के थ्रू जो वेस्ट है वो आपकी बॉडी से बाहर जाता है। तो कुल मिला के ये वो सारे पार्ट है जहां से खाना पास होता है, और यही सारे हिस्से मिल करके आपके किसका फॉर्मेशन करते हैं? एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट, हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जो कौन कौन सी है? पहली आपके सलाइवरी ग्लैंड हो गई, उसके बाद आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई, उसके बाद आपके लीवर हो गया, फिर आपके पैनक्रियास हो गया, और फिर आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गए। और ये सारी ग्लैंड आपके कुछ एंजाइम सीक्रेट करेगी, और ये एंजाइम ही आपके खाने को डाइजेस्ट करवाने का काम करेगी। क्लियर चीज? आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको एक क्वेश्चन और किया जाए कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसमें माउथ से लेकर के लास्ट एनस तक आपकी टोटल लेंथ कितनी होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की, तो वो आपको पूछे तो इट इज अराउंड 7 to 9 मीटर। कितना है? 7 to 9 मीटर आपके जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल
जो ट्यूब है अगर इसको सीधा कर दिया जाए पूरा, माउथ और एनस को आपस में एक लाइन में लाने की कोशिश करो, तो ये पूरी ट्यूब जो है वो कितनी लंबी बनेगी, 7 to 9 मीटर के लगभग बनेगी। क्लियर। अब इसमें इतनी बड़ी होने का कारण क्या है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये अकेली ही लगभग 6 मीटर के आसपास होती है। तो ये हिस्सा जो होने की वजह से आपकी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ जो है वो काफी लंबी हो जाती है। क्लियर चीज। नाउ सी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? डाइजेशन मींस द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इन द सिंपलर फॉर्म। आपके खाने का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, वो आपके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। नहीं बात, डाइजेशन किसे कहा जाएगा कि हम जो खाना खाते हैं वो सिंपलर नहीं होता, हमारी बॉडी उसे डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर पाती। हमारी बॉडी क्या करती है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में फूड को लाना ही आपका क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, आपके हमारा जो पूरा प्रोसेस है इस डाइजेशन के साथ और कौन कौन से स्टेप्स है उसको समझते हैं। सबसे पहले फूड आपकी बॉडी के अंदर लिया जाता है, तो फूड को बॉडी के अंदर लेना इसे क्या कहा जाएगा, इसे इंजेक्शन कहा जाएगा, कि खाने को बॉडी के अंदर लेना। उसके बाद आपका जो बॉडी है वो क्या करेगा, खाना अंदर आने के बाद उसका सिंप्लीफिकेशन करेगा, ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फॉर्म। इसे हम लोग एक्चुअल डाइजेशन बोलेंगे। ये आपका डाइजेशन हो गया। उसके बाद आपके नेक्स्ट डाइजेस्ट होने के बाद खाने का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इसे हम लोग स्टेप को बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। क्लियर। एब्जॉर्प्शन होने के साथ ही मैं आपको बता दूं एक और काम होता है दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है, जो एब्जॉर्ब हो चुका है, उसे आपके हर सेल तक पहुंचा करके उसका क्या करना, यूज करना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के साथ ही आपके क्या होगा, एसिमिलेशन। और उसके बाद आपके एलिमेंट्री कैनाल में जो वेस्ट बच जाएगा, उस वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी क्या कर देगी, बाहर फेंक देगी। तो वेस्ट का बॉडी से बाहर जाना, इसे क्या कहा जाएगा, इजेक्शन। ये चीज, तो यहाँ तक ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा जो प्रोसेस है वो आपके कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं, फाइनली डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क कंप्लीट होता है। सो अब हम लोग देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट क्या काम करता है, एक एक करके हर पार्ट की हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। सो आप पहले ही देख लें, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम जो है उसे आप समझ लें। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये आपका माउथ है, दिस पोजीशन, और इस माउथ के अंदर, या इस माउथ को हम लोग बकल कैविटी भी कह सकते हैं, आप लोग जानते हैं इसे माउथ या बकल कैविटी कहेंगे। इस माउथ के अंदर आपके मोस्टली 3 चीजों की बात होती है, एक आपके टंग, टीथ और आपके स्लाइवरी ग्लैंड। क्लियर, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ये कौन सी चीज क्या करती है। उसके बाद आपका खाना यहाँ से होता हुआ नेक्स्ट जो आगे पार्ट है, जो आपके नेसल कैविटी वाला जो पार्ट है, वहां पर आकर के कनेक्ट होता है, इसे हम लोग फेरिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिक्स। ठीक है, यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका कोई रोल नहीं है, बट ये पार्ट में नाम बता दूं इसलिए फेरिक्स कहा जाएगा। इसके बाद आपका खाना जाएगा एक मस्कुलर ट्यूब के अंदर, और मस्कुलर ट्यूब जो है दैट इज कॉल्ड योर इसोफेगस, जिसे हम लोग नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। क्लियर चीज। फिर खाना आपके इसोफेगस से होता हुआ खाना कहाँ जाता है, आपके स्टमक में जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, स्टमक। स्टमक की वॉल के अंदर ही हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से आपके क्या सीक्रेट होता है, जो लिक्विड सीक्रेट होता है दैट इज कॉल्ड योर गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलेंगे उसको, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर कई तरह की चीजें होती है जिनका अलग अलग रोल है, हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपका जो फूड है वो स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो अपर पार्ट है, इसे हम लोग नॉर्मली डियोडिनम कहते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो अपर पार्ट है स्टमक के जस्ट बाद, इट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इट इज कॉल्ड योर डियोडिनम। क्या बोलेंगे इसको, डियोडिनम। और उसके बाद आपका जो लोअर पार्ट है इसका,
ये भी आपके ऐसे दो पार्ट के अंदर है, बट हम लोग उसको लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग कहेंगे। इसमें दो सेक्शन आ जाते हैं, कौन कौन से हैं, एक है आपका जेजुनम और दूसरा है आपका इलियम। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपका खाना ड्यूडेनम वाले पार्ट में आता है तो यहाँ पर दो डाइजेस्टिव ग्लैंड कनेक्टेड होती है, एक है आपकी लीवर, ठीक है, एक तो आपका कौन सा है लीवर, और एक इसके साथ कनेक्टेड होता है ये वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड योर पैनक्रियाज। तो लीवर और पैनक्रियाज ड्यूडेनम से कनेक्टेड होती है इस वाले हिस्से से, ठीक है, ये दोनों डाइजेस्टिव ग्लैंड है। यहाँ पर एक और पार्ट आपको दिखाया गया है, लीवर से निकलने वाला फ्लूइड पहले एक पार्ट में जाता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड योर गॉल ब्लैडर, इसे हम क्या बोलेंगे गॉल ब्लैडर, जो बेसिकली लीवर से निकलने वाले बाइल को एक तरीके से टेम्परेरी स्टोर करता है। फिर आपके जो गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके बाइल जूस को वो क्या करता है ड्यूडेनम में भेजता रहता है। तो जिस ट्यूब से ये आपका बाइल सॉल्ट है या बाइल जूस जो है वो ड्यूडेनम में आता है, उस ट्यूब को कहते हैं बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं उसको, बाइल डक्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आप देखें, जब आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट से होता हुआ कहाँ आएगा, लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ आपके इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर कई तरीके की इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है जिनसे इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है, और उससे बचे हुए खाने का क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। क्लियर। और फिर खाना आपके कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए हमारे अंदर विलेय होती है और वो आपके फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देती है, और ब्लड के थ्रू पूरा फूड आपका क्या होता है, बॉडी में सर्कुलेट होता है। फिर बचा हुआ सारा वेस्ट आपके कहाँ आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन से ये वेस्ट सारा फ्लो करता हुआ आपके कहाँ आता है, रेक्टम में आकर के कुछ देर के लिए स्टोर हो जाता है। फिर आपके बॉडी से ये जो सारा वेस्ट है वो फीसेज या स्टूल के फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट इसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में एक हल्का सा हाईलाइट दे दिया कि कौन कौन से पार्ट हैं। अब ध्यान दें, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है। लेकिन फिर इसे लार्ज क्यों कहा गया जबकि ये लेंथ वाइज छोटी है, इसे लार्ज कहने का कारण है इसकी विड्थ, इसकी विड्थ काफी ज्यादा होती है, मतलब मोटी ट्यूब होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ट्यूब है वो बहुत पतली होती है। क्लियर चीज, समझ में आ गई आपको बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें कि हर पार्ट में अलग अलग सेक्शन के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम माउथ, हम लोग माउथ से स्टार्ट करते हुए इसको समझते हैं। सो देखें आप लोग, जब आप खाना माउथ के अंदर, सबसे पहले आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट में फूड आता है, वो आपके माउथ में आता है। जैसे ही आप खाने का निवाला आपके माउथ में लेते हैं तो यहाँ पर तीन पार्ट जो मैंने आपको बात की, एक आपके टीथ की बात की, टीथ क्या करेंगे, खाने को च्यूई करेंगे, ग्राइंड करने का काम करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर इसे ब्रेक करने का काम करेंगे, और एकदम छोटे से छोटे पार्टिकल में पॉसिबल जितना हो सके हम लोग उसे तोड़ देते हैं ताकि खाना इजीली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा डाइजेस्ट किया जा सके। अगर खाने के पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़े होंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो जितने छोटे पार्टिकल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाएंगे उतना ही खाना आपके प्रॉपर्ली क्या हो पाता है, डाइजेस्ट हो पाता है। इसलिए टीथ के द्वारा खाने को च्यूई किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है ताकि वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाए। इसके साथ आपके माउथ के अंदर क्या होती है, टंग होती है। नेक्स्ट जो है आपका मेजर पार्ट, दैट इज योर टंग। टंग का क्या काम होता है, टंग आपके खाने को रोल आउट करता रहता है अंदर, ताकि वो आपके माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड से निकलने वाले स्लाइवा के साथ क्या हो जाए, अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो ये खाने को स्लाइवा के साथ मिक्स करने के लिए उसे रोल करता रहता है। अब थर्ड थिंग जो है वो है आपके इसके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड क्या करती है, स्लाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है सलाइवा। हमारे जो माउथ के अंदर तीन स्लाइवरी ग्लैंड होती है, देयर आर 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड व्हिच सीक्रेट्स द सलाइवा। सलाइवा एक तरीके का वाटरी मिक्सचर है जो आपके माउथ के अंदर आपके सीक्रेट होता है। ये सलाइवा जो है ये आपके खाने के अंदर दो काम करता है। एक तो खाने को मॉइस्चर करने का काम करता है, क्या करता है, मॉइस्चराइज करने का। मॉइस्चराइज करने का मतलब है खाने को नमी दे देता है। इसमें जो वाटर होता है वो खाने को क्या करता है, एक तरीके से नमी देता है, जिससे आपका फूड इतना कह सकते हैं ना सॉफ्ट हो जाता है जो इजीली चबाया जा सकता है। इसके साथ वो खाने के अंदर क्या करता है, आपके एक लुब्रिकेशन भी क्रिएट करता है। क्या करता है, लुब्रिकेशन।
तो मॉइस्चराइज साथ में लुब्रिकेशन का काम करता है, जिससे खाना एकदम स्लीपी हो जाता है ताकि हमें निगलने में क्या हो सके, आसानी हो सके। ये चीज, अब आपका खाना सलाइवा की वजह से मॉइस्चराइज हो गया, लुब्रिकेटेड हो गया। ये एक काम और करता है, इसके अंदर, इस सलाइवा के अंदर आपके एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम है आपके सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं उसको, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइलिन। सो आपके ये जो टाइलिन है, ये सलाइवरी अमाइलेज जो है, ये आपके खाने के अंदर जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, उस कॉम्प्लेक्स शुगर को ये सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर को इसमें सिंपलर शुगर के अंदर। अब ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर कैसे, तो हम जो खाना खाते हैं मोस्टली उसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है शुगर का, दैट इज योर स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में जो हमारी बॉडी के अंदर शुगर आती है, ये सलाइवरी अमाइलेज उस स्टार्च को सिंपलर फॉर्म मेल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। मेल्टोज जो है वो आपके सिंपलर शुगर फॉर्म माना जाता है। इस तरीके से आपका जो सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा जो स्टार्च है वो आपके मेल्टोज के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर एंड मेल्टोज इज अ सिंपलर शुगर। कभी आपने खाने को अगर लगातार काफी देर चबाते हैं तो आप देखते हैं कि खाने का टेस्ट ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद क्या होता है, मीठा लगना चालू होता है, आपके स्वीट आपको लगेगा। उसका कारण ये है कि स्टार्च जो होता है वो आपके स्वीट टेस्ट वाला शुगर नहीं है, ये टेस्टलेस शुगर आप कह सकते हो। जबकि मेल्टोज जो है वो आपके स्वीट टेस्ट वाली क्या होता है, आपका शुगर फॉर्म होता है। तो ड्यू टू दैट आपका खाना काफी देर चबाने के बाद ऑटोमेटिकली आपको कैसा फील होगा, वो आपको मीठा फील होगा। तो क्लियर है, यहाँ पर आपके सलाइवा के दो काम हो गए। पहला काम आपके खाने को मॉइस्चर करना, लुब्रिकेटेड करना, ताकि इजीली चबाया और निगला जा सके। साथ में इसके अंदर जो एंजाइम होता है, वो एंजाइम जिसका नाम सलाइवरी अमाइलेज है या टाइलिन है, ये आपके खाने के अंदर जो कॉम्प्लेक्स शुगर है उसे सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर, सो आप समझ सकते हैं। इसके बाद आपका खाना जो है वो खाना आपके कहाँ जाएगा, वो यहां से होता हुआ आपके जो नेक्स्ट पार्ट जिसको हम फेरिक्स बोलते हैं वहां जाएगा। देखते हैं इसे। सो अब आप देखें, जो खाना आपके माउथ के अंदर बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद जो पेस्ट जैसा फॉर्म बना, उसे हम लोग बोलस बोलते हैं। और ये बोलस वाला जो फॉर्म है वो आपका खाना नेक्स्ट कौन से सेक्शन में जाता है, इस फेरिक्स वाले सेक्शन में जैसे ही जाता है तो यहाँ बेसिकली इसोफेगस तो होती है, लेकिन इसी इसोफेगस के साथ साथ एक ट्यूब और होती है आपके पास में, दैट इज कॉल्ड योर, उसे हम लोग बोलेंगे आपके विंड पाइप, जो आपके बेसिकली कहाँ जाती है, आपके लंग्स के अंदर जाती है। तो विंड पाइप है वो कहाँ एंटर करेगी, लंग्स में। अब आप सोचें कि जब ये खाना यहाँ आएगा तो क्या होगा, आपके खाने के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके विंड पाइप में भी जा सकते हैं और वो आपकी फूड पाइप में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके एक स्ट्रक्चर है जिसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो। जैसे ये दो ट्यूब है, मैं समझाऊं आपको इस तरीके से। तो अब जैसे ही खाना यहाँ पर आएगा इस अपर पार्ट में, तो यहाँ पर आपके क्या होता है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही खाना आता है, ये खाना आगे आते समय इस पे टकराएगा और इसके टकराने से क्या हो जाएगा, ये इस पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ढक जाएगा। तो ये इसको क्या कर देगा, नीचे झुका देगा। और ये जो आपकी जो विंड पाइप है, ये विंड पाइप का ऊपर वाला हिस्सा इस पार्ट से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और इस पार्ट को जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं हम लोग एपिग्लूटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लूटिस। तो ये एपिग्लूटिस जो है, ये आपके विंड पाइप के ऊपर आ जाने से आपका फूड आपके विंड पाइप में कभी नहीं जाता, हमेशा वो कौन से पाइप में जाता है, वो आपके फूड पाइप में जाता है। ध्यान रखें, फूड पाइप पीछे की तरफ होता है और जो फ्रंट में है ना, हमारे चेस्ट की तरफ जो है, आगे की तरफ जो आपका विंड पाइप है, और उस विंड पाइप के पीछे ही आपकी क्या होता है, फूड पाइप होता है। क्लियर। तो इस इसोफेगस ट्यूब के अंदर खाना अंदर आ जाएगा और फिर आपके इसोफेगस से होता हुआ खाना आगे बढ़ेगा। चलिए, तो इसका पूरा थ्योरी नोट्स में बता देता हूं आपको, पॉइंट्स। नाउ सी, द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल बाय द टीथ। आपके टीथ के द्वारा खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में
तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद उसे सलाइवा के साथ, जो सलाइवरी ग्लैंड से जो लिक्विड वाटरी मिक्सचर जो रिलीज होता है उसके साथ उसे क्या कर दिया जाएगा, पूरा मिक्स कर दिया जाएगा। देन आफ्टर आपके सलाइवा के साथ जो एंजाइम होता है, सलाइवा में जो एंजाइम होता है वो आपके क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स जो शुगर है स्टार्च, उसे सिंपलर शुगर के अंदर कन्वर्ट करेगा। सिंपलर शुगर कौन सी है, मेल्टोज। क्लियर। तो इस एंजाइम का नाम जरूर याद रखिएगा। और दूसरा इसका एक और नाम मैंने बताया, दैट इज योर टाइलिन, इसे हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब आपके जो फूड आपके यहाँ पर बना जो पेस्ट जैसा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा और वो आपका इसोफेगस से होता हुआ, इसोफेगस जो ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है, उससे होता हुआ खाना आपके कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा। अब ये इसोफेगस से आपके स्टमक में कैसे जाता है, तो इसोफेगस जो है वो एक मस्कुलर ट्यूब है जो लाइनिंग मसल से बनी हुई होती है। इसकी ऊपर क्या होती है, लाइनिंग मसल, ये लाइनिंग मसल से बनती है। और इस लाइनिंग मसल्स के अंदर जैसे ये वाली लाइनिंग मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है ये एक्सपेंड होती है, और फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये एक्सपेंड होती है। इस तरीके से इन लाइनिंग मसल्स में एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है एक हिस्सा, फिर वापस रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है। इस तरीके से फूड जो है वो आपके एक इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो रिदमिक मूवमेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहेंगे इसको हम लोग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से फूड आपके धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, स्टमक के अंदर चला जाता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक तरीके का वेव लाइक मूवमेंट होता है। ठीक है। और ये कहें तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये मूवमेंट चलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसोफेगस के अंदर चलता है, ये मूवमेंट इस तरीके का पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपके चलता रहता है। क्लियर। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपका खाना कहाँ पहुंच गया है, ये पहुंच गया आपके स्टमक के अंदर। चलिए देखते हैं आगे आपका खाना नेक्स्ट कौन से पार्ट में आ गया। अब आ गया आपका खाना स्टमक के अंदर। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देखें कि स्टमक जो है ये एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नॉर्मली जे शेप में देखने को मिलता है, ये जे आकार का होता है। ये आपके एक टाइम पर लगभग 3 लीटर फूड जो है वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है या इसके अंदर एक साथ आ सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है वो समझें। तो आपके स्टमक का भी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है। स्टमक की वॉल के अंदर है ना, स्टमक की जो वॉल होती है उसकी वॉल के अंदर आपके कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। दैट ग्लैंड्स आर कॉल्ड योर गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ये अंदर की तरफ आपके कुछ ग्लैंड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसकी वॉल में, जिसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है। तो आपके स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगी। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में आपके मेन पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस पाया जाता है। ठीक है। यहाँ पर मैं एक एडिशनल चीज और बता दूं, यहाँ एक रेनिन नाम का एंजाइम और होता है, बट ये छोटे बच्चों में ही ज्यादा सीक्रेट होता है, बड़ों में धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पर ज्यादा इसकी बात नहीं की गई है, बट याद रखिएगा कि पेप्सिन के साथ एक और एंजाइम होता है, कौन सा, रेनिन। अब ये जो एंजाइम और ये जो एसिड और म्यूकस जो है इनका फंक्शन क्या, तो आप देखें पेप्सिन का काम होता है आपके प्रोटीन को ब्रेक करना। जो खाने के साथ जो प्रोटीन यहाँ पर पहुंचता है उस प्रोटीन को ये क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ब्रेक करने का मतलब यहाँ पर फिलहाल डाइजेस्ट का है। तो पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। यहाँ पर एक और चीज बता दूं कि पेप्सिन को वर्क करने के लिए, इसे एक्टिव बनाने के लिए आपके एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, एसिडिक मीडियम। तो ये एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ अगर मैं रेनिन का फंक्शन भी बता देता हूँ, रेनिन जो होता है वो आपके, ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, लेकिन ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है, मिल्क प्रोटीन को। क्लियर। ये छोटे बच्चों में ज्यादा सीक्रेट होता है क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर जो फूड होता है वो मोस्टली मिल्क बेस होता है, तो उनके मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की जरूरत ज्यादा होती है, तो उनके अंदर ये ज्यादा सीक्रेट होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेनिन का सीक्रेशन बहुत कम होता चला जाएगा। तो एक एंजाइम का काम हो गया, पेप्सिन का काम क्या हो गया, आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। उसके बाद हम लोग बात करें आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके
एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम कर रहा है ताकि पेप्सिन क्या हो सके, एक्टिवेट हो सके। और इसके साथ वो आपके क्या करता है, जो खाने के साथ जो जम्स हमारी बॉडी में या स्टमक तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि खाना जो होता है वो पहले एयर में होता है और उसके बाद आपकी बॉडी में आता है। तो जब वो एयर में होता है तो इसमें कई तरीके के जो जम्स हैं वो इसके आसपास लग जाते हैं और वो इस खाने के साथ आपकी बॉडी में आ जाते हैं और स्टमक तक पहुंच सकते हैं। तो अगर ये जम्स को किल नहीं किया गया तो ये इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, आपको और भी तरीके की प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो खाने के साथ जो भी जम्स आपके बॉडी में आते हैं उन्हें ये एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एसिड जो है वो खत्म करने का काम करेगा, किल करने का काम करेगा। अब इसके बाद बात आती है म्यूकस की। म्यूकस क्या करता है कि भाई आपके स्टमक के अंदर ये जो एसिड है, ऐसे एसिड बड़ा डेंजरस माना जाता है और वो भी आपका HCl जैसा एसिड की अगर हम लोग बात करें तो HCl जैसा एसिड क्या करेगा, स्टमक के वॉल पे टच होने पर उस पर क्या कर सकता है, इरिटेशन क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर इरिटेशन ना हो, ये एसिड जो है HCl आपके स्टमक की वॉल पे टच ना हो, इसलिए एक चीज और सीक्रेट होती है, दैट इज योर म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि स्टमक की इनर लेयर पर, एक इनर वॉल पर एक लेयर क्रिएट कर देता है, जिससे आपका जो एसिड है वो एसिड आपके स्टमक की वॉल पे टच नहीं हो पाता और आपको जो एक जनरल इरिटेशन इस एसिड की वजह से जो होनी चाहिए वो ऐसी कभी नहीं होती। क्लियर? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। एसिड के एक्शन से स्टमक की वॉल को बचाता है। नाउ नेक्स्ट, अब आपका खाना जो यहाँ पर जो इस पूरे गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सअप होकर के एसिडिक फॉर्म में आ चुका है, इसके पेस्ट को हम लोग बोलेंगे कायम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कायम। सो अब ये जो कायम फॉर्म में जो फूड है वो फूड आपके नेक्स्ट पार्ट में जाएगा एंड दैट इज योर अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका नाम मैंने आपको बताया डिओडिनम। क्या बोलेंगे उसको? डिओडिनम। तो अब खाना आपके स्टमक से निकल करके कहाँ आ रहा है? डिओडिनम में आ रहा है। यहाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि स्टमक के अंदर आते समय भी कुछ स्पिंचर मसल्स हैं जो फूड के फ्लो को रेगुलेट करती है, थोड़ा थोड़ा इसमें आता है, एक साथ नहीं आता। और जब यहाँ से बाहर निकलता है तब भी आपके यहाँ पर क्या होती है, कुछ स्पिंचर मसल्स होती हैं, एक रिंग फॉर्म में मसल्स होती है जो फूड को थोड़ा थोड़ा करके आके कहाँ करती है? नेक्स्ट पार्ट में भेजती है। ये जो एक सिकुड़ी हुई फॉर्म में जो आपकी मसल्स होती है जिसे हम स्पिंचर मसल्स बोलते हैं, वो जब थोड़ी सी एक्सपेंड होती है तो थोड़ा सा खाना निकल करके आगे वाले हिस्से में चला जाता है। इस तरीके से खाने का एक कंटिन्यूअस फ्लो धीरे धीरे चलता रहता है। नाउ सी द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंचर मसल्स। स्पिंचर मसल्स के द्वारा फूड का जो स्टमक से एक एग्जिट है वो रेगुलेट होता रहता है। अब आपका खाना कहाँ पहुंच चुका? द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड डिओडिनम, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिओडिनम। एक तरीके से कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैं यहाँ पर आपको समझा दूं। ये इस तरीके से, अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो देखिए इसमें ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? ये आपका पैनक्रियाज हो गया इधर, और इधर एक और आपकी ग्लैंड रहती है, दैट इज कॉल्ड लीवर। तो इस डिओडिनम पर दो ग्लैंड जुड़ी हुई है, एक है आपकी लीवर और दूसरा है आपके पैनक्रियाज। क्लियर? सो इस तरीके से इन दोनों से कुछ ना कुछ लिक्विड जो सीक्रेट होता है और वो आपके कहाँ आता है? वो आपके स्टमक के बाद वाला जो पार्ट है डिओडिनम, इस तक आता है। ठीक है, इसको समझेंगे क्या क्या फंक्शन है। नाउ सी द फूड इज मिक्स्ड विद द बाइल जूस फ्रॉम लीवर। जो आपके खाना डिओडिनम में आता है वो यहाँ आने पर आपके एक तो बाइल जूस जो लीवर से सीक्रेट हो रहा है उसके साथ मिक्स होता है और पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है उसके साथ मिक्स होता है। तो दो तरीके के जूस जो है वो आपके डिओडिनम वाले हिस्से में आते हैं और खाना उनके साथ मिक्स हो जाता है। कौन कौन से जूस है? एक है आपका बाइल जूस जो लीवर से आ रहा है, दूसरा है आपका पैनक्रियाटिक जूस जो कहाँ से आ रहा है? जो पैनक्रियास से आ रहा है। अब आप देखें कि लीवर से जो आने वाला जूस है जिसके अंदर बाइल जूस है, वो बाइल जूस डायरेक्ट डिओडिनम में नहीं आता, वो आपके डायरेक्ट डिओडिनम वाले पार्ट में नहीं आता। तो बाइल जूस क्या होता है कि जब आपके लीवर से सीक्रेट होता है तो लीवर से बनने के बाद वो पहले आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर कर दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? उसे गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर में क्यों भेजा जाता है? तो एक्चुअली लीवर एक साथ काफी ज्यादा मात्रा में आपके बाइल जूस बना लेता है।
अब वो इतना बाइल जूस जो है वो आपके डायरेक्ट डिओडिनम में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो क्या करता है कि यहाँ स्टोर कर दो और फिर जैसे जैसे इसकी जरूरत पड़ेगी ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा बाइल जूस जो है वो डिओडिनम में पहुंचाता रहेगा जैसे जैसे खाना आएगा। तो ये एक टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ बाइल जूस होता है। क्लियर? जो गॉल ब्लैडर है वो बेसिकली क्या करता है, आपके बाइल जूस को टेम्परेरी कुछ समय के लिए स्टोर करता है। अब गॉल ब्लैडर जैसे ही धीरे धीरे इसमें से जूस निकलता रहता है, गॉल ब्लैडर खाली हो जाता है, तो आपके लीवर क्या करता है कि वापस से काफी ज्यादा मात्रा के अंदर क्या कर देता है, आपके बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, फिर से गॉल ब्लैडर को भर देता है। जैसे हम हमारे घर के अंदर किचन में जो स्टोर रूम होता है उसमें हम महीने भर का सामान जो है एक साथ ला करके हम लोग उसको भर देते हैं, और फिर जब हम लोग रोज खाना बनाते हैं तो उसमें से थोड़ा थोड़ा आपके क्या होता है, रीयूज होता है, फिर एक महीने में जैसे ही ये पूरा खत्म होता है हम फिर से लाके भर देते हैं। तो वैसे ही जैसे स्टोर रूम में हम लोग सामान एक साथ ला करके किचन का भरते हैं, वैसे ही गॉल ब्लैडर के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में बाइल जूस बनता है और वो स्टोर कर दिया जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा निकलता है और आपके डिओडिनम में जाता है और खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नाउ सी, आपके इसके बाद आपका खाना पहले बाइल जूस के कांटेक्ट में आता है, और बाइल जूस यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से जो खाना निकल करके आपके डिओडिनम में आता है, तो जिस ट्यूब से आता है उस ट्यूब का नाम आप देख लें, क्या नाम है उसका, बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट से बाइल जूस जो है आपके डिओडिनम में आएगा। अब बाइल जूस के अंदर एक सॉल्ट होता है, दैट इज कॉल्ड योर बाइल सॉल्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर, ये बेसिक नेचर का सॉल्ट है। तो इससे एक चीज तो साफ है कि जो खाना यहाँ पर एसिडिक हुआ था, अब वो जब आपके यहाँ आएगा तो इनके कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाएगा, वो खाना आपके एसिडिक से धीरे धीरे आपके बेसिक नेचर की तरफ बढ़ेगा, बेसिक मीडियम की तरफ बढ़ेगा। पहले न्यूट्रलाइज होगा और फिर और ज्यादा जब ये बाइल सॉल्ट इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा तब ये पूरा खाना आपके क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ये चीज तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अब यहाँ पर जो खाना है वो एसिडिक नहीं है, डिओडिनम में खाना क्या हो चुका है, बेसिक हो चुका है। अब ये बेसिक क्यों किया गया ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आगे आने वाले जो एंजाइम्स हैं, जो पैनक्रियाटिक जूस है, वो सारे बेसिक मीडियम में ही काम करते हैं, इसलिए खाने को बेसिक बनाना बहुत जरूरी था। अब आप देखें बाइल जो है वो क्या क्या करता है, तो बाइल का एक काम जो है वो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। जैसे आपके पेप्सिन जो है एसिडिक मीडियम में काम कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस बेसिक मीडियम में काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर बेसिक मीडियम होना बहुत जरूरी था, वो हो गया बाइल सॉल्ट के द्वारा। इसके साथ आपके बाइल का काम है फैट, बिगर फैट ग्लोब्यूल्स। जब आपके यहाँ पर खाना आता है डिओडिनम के अंदर, तो डिओडिनम में जो खाना आ रहा है उसमें फैट के पार्टिकल काफी बड़े हैं। इतने बड़े पार्टिकल पर जो फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स जब इसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये डाइजेस्ट आपके नहीं होंगे। तो इनको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करने के लिए पहले इन्हें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना पड़ेगा। तो ये आपके फैट के बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने का काम करना, और इसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन करना, ये इमल्सिफिकेशन किसके द्वारा होता है, ये आपके बाइल जूस या बाइल सॉल्ट के द्वारा होता है। तो यहाँ पर एक काम और हो गया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्लियर? बाइल सॉल्ट का, बाइल जूस का अगर फंक्शन कहें तो एक है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट के बिगर ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना, और दूसरा है खाने को बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना ताकि पैनक्रियाटिक जूस क्या है अपना काम कर सके। अब इसके बाद आपके खाना जो है वो पैनक्रियाटिक जूस के कांटेक्ट में आता है, और जब पैनक्रियाटिक जूस के अंदर दो एंजाइम हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज, जब इनके कांटेक्ट में खाना आता है तो ये क्या करते हैं, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, ब्रेक डाउन प्रोटीन मींस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और साथ में लाइपेज जो होता है वो आपके फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। क्लियर? जो फैट यहाँ पर इमल्सिफाई हो चुके हैं उस फैट को आपके डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, ये लाइपेज करेगा। क्लियर चीज? तो ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना और लाइपेज का काम है फैट को डाइजेस्ट करना। क्लियर? तो ये बात हो गई आपके डिओडिनम। अब आपका खाना जो है वो नेक्स्ट कौन से पार्ट में जाता है, वो जाता है आपके लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट है, जो मैंने आपको बताया था, जेजुनम एंड इलियम, ये दो पार्ट है। अब आपका खाना जब इन लोअर सेक्शन में पहुंचता है तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आपके इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है। इंटेस्टाइन जो है
स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी वॉल के अंदर आपके कई ग्लैंड्स आपको मिल सकती है। तो ये सारी ग्लैंड्स क्या करती है, कुछ लिक्विड सीक्रेट करती है, कुछ जूस सीक्रेट करती है इस इंटेस्टाइन के अंदर, जिसे हम लोग बोलेंगे इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलेंगे इनको? इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में है, उन्होंने इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस किया। अब इस इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे वेरियस एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? वेरियस एंजाइम्स होते हैं। ये वेरियस एंजाइम्स आपके खाने के अलग अलग कंपोनेंट को डाइजेस्ट करते हैं। तो अब नाम तो इनके अपने हैं नहीं, हम लोग सिर्फ ये समझ लेते हैं कि ये जूस किस किस तरीके का काम करते हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं, ये ओवरऑल आपके 3 काम कर सकते हैं। एक आपके कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक करने का काम करते हैं, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक करने का काम करते हैं, फिर आपके प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में ब्रेक करने का काम करते हैं। तो ये तीनों फंक्शन आप जरूर याद रखिएगा। दिस आर द फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। कि इंटेस्टाइनल जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करते हैं। अब आपका खाना यहाँ पर ऑलमोस्ट जो डाइजेशन है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब जब डाइजेशन कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट स्टेप हमने देखा था क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? कि मैं आपको बताऊं कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ आपके क्या होता है? फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड विलेई। इन्हें हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? विलेई कहते हैं। अब आप देखें कि जैसे ये मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? विलेई। अब आपका खाना जो है वो आप समझ लें, जैसे कि यहाँ से ये खाना जो है जब आएगा तो वो इसके बीच में जो जगह है यहाँ से घूमता फिरता हुआ आगे बढ़ेगा। अब आपका खाना जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो इस खाने में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके कौन खींच लेगा? न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम ये विलेई करेंगे। तो विलेई इस खाने में से न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। क्लियर? समझ में आ रही है? खाने में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब, विलेई न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके करते क्या? ये बेसिकली क्या करते हैं कि इसमें अंदर ही आपके ब्लड की लाइन होती है। इसमें अंदर की तरफ इन विलेई के क्या होता है? ब्लड की लाइंस होती है, ब्लड कैपिलरीज सप्लाइड होती है। अब जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए वो सारे न्यूट्रिएंट किसको दे दिए गए? वो सारे न्यूट्रिएंट आपके इस ब्लड लाइन को दे दिए गए। तो इस तरीके से ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ और ये एब्जॉर्ब होकर के कहाँ चला गया? ब्लड लाइन में। ये सारे न्यूट्रिएंट आपके एब्जॉर्ब होने के बाद आपके ब्लड लाइन में आता है, फिर ब्लड के थ्रू क्या होते हैं? ये आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज कि आपके फूड, डाइजेस्टेड फूड में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड विलेई, जिन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? विलेई कहेंगे। विलेई का फायदा क्या क्या? एक तो आपके न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, दूसरा मैं कहूं तो ये आपके क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है। सरफेस एरिया बढ़ जाने से क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा, है ना, एक तो देखो ये प्लेन कोई सरफेस हो तो प्लेन सरफेस का सरफेस एरिया क्या होता है? बहुत कम होता है। लेकिन इसी प्लेन सरफेस पे अगर कोई इस तरीके से फोल्डेड पार्ट आ जाए तो आप देखिएगा कि इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो विलेई होने से क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और इससे आपका खाना जब इन लार्ज सरफेस एरिया के नजदीक होकर के पास होता है तो इसका ज्यादा से ज्यादा इसमें से न्यूट्रिएंट का क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्लियर चीज? समझ में आ रही बात? तो विलेई का काम है एक तो सरफेस एरिया बढ़ाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके? आपके न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो सके और न्यूट्रिएंट वेस्ट में ना जाए। क्लियर चीज? चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ लीजिए। तो वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी वॉल में क्या होते हैं? काफी छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? विलेई, और इनमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। क्या करते हैं ये? तो विलेई हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये सरफेस एरिया बढ़ा करके खाने में से ज्यादा न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। अब डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब होता है वो आपके क्या होता है? इस एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड को दे दिया जाता है, और ब्लड की हेल्प से ये सारा जो न्यूट्रिएंट है, जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुए वो सारे आपके ब्लड की हेल्प से क्या करेंगे? सेल तक ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, और फिर सेल जो है वो न्यूट्रिएंट का यूज करती है और कई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करती है, बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है। सेवरल जितने भी प्रोसेस हैं वो इन्हीं न्यूट्रिएंट की हेल्प से किए जाते हैं। अब आपका खाना जो
अनडाइजेस्टेड है, अनएब्जॉर्ब है, वो आपके यहाँ से कहाँ जाएगा, वो आपके आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इसी दौरान इस लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड पास होता है तो इसमें से आपके हम कहते हैं कि सॉल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें से क्या एब्जॉर्प्शन होता है, सॉल्ट और वाटर। तो जो भी उस खाने के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है या एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो अगर आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है तो उसे क्या कर देंगे, इसके अंदर भी आपके कुछ इसी तरीके विलेज जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड में से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। फिर धीरे धीरे आपका ये पूरा फूड जो है वो आपकी आगे बढ़ता है और ये आगे आने पर आपको पता हो तो ये एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड रेक्टम। यहाँ पर फूड जो है कुछ समय के लिए क्या होता है, स्टोर हो जाता है। फिर इसके बाद ये फिशेस के फॉर्म में या स्टूल के फॉर्म में आपकी बॉडी से वेस्ट तरह बाहर चला जाता है। क्लियर? तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एनस। ये रेक्टम है, रेक्टम में कुछ समय के लिए स्टोर होता है और उसके बाद एनस से होता हुआ ये आपकी बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एक मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। ये क्या है, ये आपका अपेंडिक्स है। ये अपेंडिक्स एक तरीके से हमारी बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों है, क्योंकि इस ऑर्गन का हमारी बॉडी के अंदर कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका कहीं पर भी कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में या किसी भी तरीके के प्रोसेस में इसका कोई रोल नहीं होता। क्लियर? ये जब भी मोस्टली प्रॉब्लम करता है या पेन करता है तो डॉक्टर इसे कट करके इस ऑर्गन को क्या कर देता है, इस पार्ट को आपकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। क्लियर चीज? तो ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो पूरा टॉपिक था मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट्स बना लीजिएगा आप लोग उसको प्रॉपरली, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है, कोई पॉइंट आपके दिमाग में नहीं बैठा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। इसके साथ आप लोग इसके डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि एग्जाम में इसके डायग्राम से रिलेटेड जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। कई बार अनलेबल डायग्राम दिया जाता है, आपको लेबल करना पड़ता है। कई बार नाम दे दिए जाते हैं और आपको वही पर्टिकुलर पार्ट जो है इसमें ड्रॉ करके लेबल करने होते हैं। क्लियर? सो आई थिंक ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गया। सो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।